प्रीवियस लेक्चर के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। इंडिया में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो किस स्टॉक एक्सचेंज में नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा रजिस्टर्ड, तो हम सबको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? अप्रॉक्स 1600। हाँ, मतलब वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखिए 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। लिस्टिंग्स घटती बढ़ती रहती हैं। ये 2018 के डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ लिस्टिंग्स 1900 है इसमें, बट वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, क्योंकि कोई किसी समय का उठाता है, कोई 15 का डेटा उठाता है, कोई 16 का उठाता है। 18 में 1952 1950 कंपनियां लगभग लिस्टेड थी। ठीक है, इसके कुछ मेन इंडाइसेस हैं। इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, ये सब इसके इंडेक्स हैं। और एक ही होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप मतलब जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, सबकी टोटल ओवरऑल अगर हम वेल्थ मिला दें, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला दें, तो लगभग 2018 में अप्रैल में आ रही थी $2.27 ट्रिलियन। और इस समय अप्रॉक्स कितनी होगी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन? 3 ट्रिलियन। और इंडिया की इकोनॉमी का साइज क्या है इस समय? अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन। तो यानी कि इंडिया की मार्केट कैप टू जीडीपी कितनी चल रही है? 1:1। 1:1 का रेशियो है। यानी कि यहाँ पे अगर किसी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के बारे में भी हम लोग ने एक दिन पढ़ा था। ये इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है? ये इंडिकेटर का इस्तेमाल कौन करता था? वॉरेन बफेट सर। इससे क्या पता लगाते थे वो? ओवर वैल्यू तो नहीं है, मार्केट एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 1:1 है तो मार्केट क्या है? एक्सपेंसिव है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, तो 1:1 का है तो मतलब जितना होना चाहिए उतना प्राइस चल रहा है उसका। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन चीप भी नहीं है। इस वैल्यूएशन पे हमें क्या नए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए? सर पुराना होल्ड रखना चाहिए, नया नहीं खरीदना चाहिए। बहुत ही अगर चुनिंदा कंपनीज हो तो खरीदना चाहिए। देखिए, मैं अमन के आंसर से इत्तेफाक रखता हूँ कि हमें अगर कोई मेरे पास स्टॉक है या मेरा म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है, मैं भी यही कर रहा हूँ, जो है उसको बेच नहीं रहा, उसको होल्ड करा है। जो मैंने प्रॉफिट बुक करना था कर लिया, अब ज्यादा नहीं बेच रहा, क्योंकि अगले 10 साल में मुझे यहाँ से तेजी दिख रही है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर में मार्केट या मानो 2 लाख के आसपास दिखाई देना चाहिए। 1.5 से 2 लाख मिनिमम साइड में 1.5 लाख होगा, और ऊपर के साइड पे अगर ज्यादा अच्छा चला तो 10 से 12 साल 13 साल के अंदर वो 2 लाख हो जाएगा। अभी सेंसेक्स क्या चल रहा है? 50,000 के आसपास चल रहा है। तो यानी यहाँ से 4 गुना रिटर्न बनाने की कैपेसिटी रखता है अगले 12 सालों में, 12 से 15 साल में, और 10 साल में भी पॉसिबल हो सकता है। ये नया खरीदारी नहीं करना है, लेकिन पुराने को होल्ड करना है, बेचना भी नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि अभी किसी ने आंसर दिया था, तो ये बताइए कि इस वैल्यूएशन पे अगर हम खरीदें तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? इस वैल्यूएशन पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्ग टर्म। देखिए, जब मार्केट का सही आंसर किया, जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा हो या फेयरली वैल्यूड हो, तो आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और अगर जैसे पैंडेमिक के समय किसी ने खरीदा होगा, जब मार्केट करेक्शन आया था, उस समय खरीदा, तो शॉर्ट टर्म में निकल सकता है, क्योंकि 6 महीने में ये 70-80% के रिटर्न बन गए। एक साल में 100% के रिटर्न बन चुके हैं। अभी मैं आपको आने वाली क्लास में पोर्टफोलियो शो करूंगा, तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी उसमें 60-70 से लेके 135% तक के रिटर्न आ चुके हैं। तो अगर आपने गिरी हुई मार्केट में खरीदारी करी है, घटी हुई मार्केट में खरीदारी करी है, करेक्शन के टाइम मार्केट में खरीदारी करिए, तो आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का टाइम होराइजन रख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट का पीई हाई है, 28 के पीई पे खरीद रहे हैं आप, मार्केट फेयरली वैल्यूड है या ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो नुकसान भी हो सकता है। मान लो यहाँ से करेक्ट हो गया 5-10% के लिए मार्केट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5-10% करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप घटी मार्केट पे खरीदेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदेंगे, तो आप शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यूएशन पे या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, तो आपको आपका टाइम होराइजन मस्ट है कि लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, दूसरा सेक्टोरियल इंडेक्स। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50, ये सबसे फेमस इंडेक्स है सेंसेक्स के बाद। सेंसेक्स क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये सारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो निफ्टी 50 थोड़ा डेटा पुराना है, करेंट डेटा पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें खाली रेफरेंस लेना है, तो डेटा का कोई खास मतलब नहीं है। आप कहें तो मैं करंट डेटा पे भी बात कर सकता हूँ, उसको चार्ट पे ओपन कर लेंगे। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इस तरह से ये अलग अलग इंडेक्स दिए हुए हैं। सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400। मतलब इन्होंने क्या किया होगा, टॉप 100 हटा दिए, तो उसके बाद बचे अगले 400 स्टॉक्स जो होंगे वो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आएंगे। निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स को हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है, ठीक है, कौन सा मिड कैप है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका ये होता है कि फर्स्ट टॉप 100 स्टॉक्स, उनको हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। फिर 101 से लेके 250 के, यानी नेक्स्ट 150 स्टॉक्स, ये कहलाते हैं मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप कंपनी। फिर 251 के बियॉन्ड जितने भी हैं, 251 और उसके बियॉन्ड जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सब सारे के सारे स्टॉक्स कहलाते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। इसके पहले जब ये वाला सेबी ने कैटेगराइजेशन नहीं रखा था, तो ये वाले कैटेगराइजेशन के पहले सेबी का जो पुराना जो कैटेगराइजेशन का रूल था वो ये था कि स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 50,000 करोड़ इज नोन एज लार्ज कैप स्टॉक्स, और स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 10,000 टू 50,000 करोड़ वो आते थे आपके मिड कैप स्टॉक्स में, और स्टॉक्स हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 10,000 करोड़ वो कंसीडर होते थे आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स, और लेस देन 1,000 करोड़ वाले टाइनी कैप स्टॉक्स होते थे, बहुत ही छोटे, ठीक है। तो ये 4 कैटेगराइजेशन पहले यूज होती थी। फिर बाद में उसमें ये प्रॉब्लम होने लगी कि कभी क्या हुआ कि किसी का शेयर प्राइस बढ़ा तो 10,000 से 11 पे हो गया, फिर अगले दिन फिर 10,000 के नीचे चला गया। तो मतलब रोज रोज प्रॉब्लम बहुत होती थी मैनेज करने में, काउंट करने में कि कौन सा अब लार्ज कैप हो गया, कौन सा मिड कैप। म्यूचुअल फंड वाले बड़ा परेशान हो जाते थे कि हमें मिड कैप फंड चलाना है, तो कोई कभी वो स्टॉक लार्ज कैप में चला गया, तो वो लार्ज कैप में चला गया तो उनको बेचना पड़ता था, फिर वो घट के वापस मिड कैप में आ गया तो उनको फिर से खरीदना पड़ता था, तो इसलिए वो बड़ा कंफ्यूज थे। तो अब उन्होंने कर दिया ज़्यादा आसान, टॉप 100 लार्ज कैप, 101 टू 150 मिड कैप, यानी नेक्स्ट 150, और उसके बाद के 251 के सारे आगे के स्टॉक सब कुछ स्मॉल कैप। ये जो नया वाला सिस्टम है इसमें टॉप 100 का मतलब, जो नया वाला सिस्टम है इसमें टॉप 100 का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100। सर तो ये भी तो चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, ये लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये आप ये मान के चल सकते हैं कि टॉप 100 जनरली थोड़ा बहुत तो होता है, इसमें भी नो डाउट तो होगा ही, स्टॉक मार्केट का काम ही चेंज करना है। मतलब ये लेकिन आसान है, पिछले वाले कैटेगराइजेशन से ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है कि टॉप 100 आगे लार्ज कैप हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट 150 मिड कैप, इसके ऊपर स्मॉल कैप। अच्छा, अभी जो जोमेटो का आईपीओ आएगा ना, तो वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो क्या लार्ज कैप फंड चलेंगे? जब आईपीओ आता है उसके बाद लिस्टिंग होती है, तो लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस, मान लीजिए कि अभी वो 8,000 करोड़ फंड रेज कर रहे हैं जोमेटो वाले, 100 रुपये का मान लीजिए शेयर उन्होंने अभी दिया आईपीओ में। देखिए 72 से 76 का प्राइस बैंड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिडिंग जो करेंगे, मतलब आपको फॉर्म भरना होता है या ऑनलाइन बिडिंग होती है, तो बिडिंग में मिनिमम 72 प्राइस लगा सकते हैं और मैक्सिमम 76 प्राइस लगा सकते हैं। 76 को कहते हैं कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ मतलब मैक्सिमम। तो अगर जिन लोगों को बिडिंग करनी होती है, अगर मुझे आईपीओ अप्लाई करना है तो फिर मैं कट ऑफ पे लिए लगाता हूँ, ठीक है, तो कट ऑफ प्राइस पे ही लगाया जाता है जनरली। और 95 इक्विटी शेयर्स की एक लॉट है, मिनिमम एक लॉट खरीदनी है, एक लॉट में 195 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 195 मल्टीप्लाइड बाई 76, 14,820, यानी लगभग 15,000 रुपये आपको 1 लॉट में इन्वेस्ट करने हैं। और जितने भी आईपीओ आएंगे आप देखिएगा सब में अप्रॉक्स 15,000 रुपये ही लगाने होते हैं। 15,000 के आसपास की ही आपको वैल्यूएशन मिलेगी, ये फिक्स हो गया है, बहुत समय से चल रहा है। अप्रॉक्स 15,000, एक लॉट में 15,000 लगा सकते हैं आप। और रिटेल इन्वेस्टर जिनके अप्रॉक्स की एक लॉट होती है, और एक रिटेल इन्वेस्टर अप टू 2 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकता है।
2 लाख के ऊपर अगर उसको इन्वेस्ट करना है अपने पैन पे तो फिर वो QIB कैटेगरी में चला जाएगा, HNI में चला जाएगा, रिटेल नहीं रहेगा, वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 2 लाख तक की, मतलब आप ये मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 लाख में 90,000 में आपको 6 लॉट मिलेंगी, तो लगभग 12-13 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख के नीचे ही रहेगा। 13 लॉट्स में अगर अप्लाई करेंगे तो आपका 2 लाख के अंदर ही आएगा। तो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई IPO जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला हो तो उसमें एडवाइस ये दी जाती है कि 1 लॉट ही लगाएं, 1 लॉट ही लगाना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम घर के सभी मेंबर्स के नाम से 1-1 लॉट लगा दें, तो उससे ये एडवांटेज होता है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप नंबर ऑफ लॉट बहुत ज्यादा कर देंगे, उससे मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ती है। यानी कि वो सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को ही प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जिसने सबसे कम लगाया होगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है अलॉटमेंट में। गवर्नमेंट के कई सारे IPO आते हैं तो रिटेल को डिस्काउंट भी देते हैं कि रिटेल को जो है मार्केट प्राइस से 5 रुपए 10 रुपए सस्ता मिलेगा शेयर। कोल इंडिया में ऐसा हुआ था, रिटेल को डिस्काउंट भी दे रहे थे ताकि रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ज़्यादा सारे लोग HNI लोग ही प्रॉफिट ना बना पाएं। तो अगर उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम घर के सारे मेंबर का खोल के रख लें अकाउंट, और सब में 1-1 लॉट अप्लाई कर दें। एक साथ एक आदमी पे 10 लॉट लगाने की जगह 3-4-5 मेंबर पे 1-1 लॉट लगाओ तो आपको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका IPO में लगाने का प्रोसेस अलग होता है क्या? नहीं, वो सेम प्रोसेस होता है। जब आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर चली जाएगी तो रिटेल से हट जाएगी, रिटेल कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। हर एक कैटेगरी का कोटा होता है कि 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिमेनिंग 25% रिजर्व रखे हैं QIB के लिए, इतने % रिजर्व रखे गए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे करके सबका कोटा होता है, जिसमें रिटेल का कोटा अच्छा खासा होता है। और प्लस उसके हिसाब से टैक्स की भी प्रॉब्लम आएगी कि आप इनकम दिखा रहे हो 2 लाख 4 लाख रुपए और IPO लगाए पड़े हो 5-5 लाख के, तो वो भी नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का। सर HNI इन्वेस्टर एक बार बता दीजिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा कहीं पे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो अमीर लोग होते हैं उनको हम लोग HNI कहते हैं। यानी 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन अगर आप लगाएंगे तो HNI मानी जाएगी कि आप अमीर आदमी, आप एक IPO में 2 लाख रुपए से ज्यादा लगा रहे हैं। रिटेल आदमी, छोटा निवेशक 2 लाख तक का लगा सकता है। सर अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 5 दिन बाद सेकेंडरी मार्केट से ले लेंगे, इतना क्या इशू? वो लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं अमन, ताकि जैसे ही IPO खुले वो उसको बेच के निकल जाए। लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लिस्टिंग वाले दिन ही डबल हो गया शेयर। जैसे एक आया था करियर पॉइंट कोटा, वो एक दिन में डबल हो गया शेयर, जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन डबल हो गया। देखिए ये इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100 और एक निफ्टी 400। ठीक है, और निफ्टी 100 और 200 ये एक और आ गया। तो ये इतने सारे इंडेक्स हैं। 6 सेक्टोरियल इंडेक्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें FMCG, तो FMCG के सारे स्टॉक्स होंगे, ITC, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, कोलगेट। निफ्टी IT, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL, ये सारी IT कंपनियाँ होंगी इसमें, टेक महिंद्रा। थीमेटिक इंडेक्स, कमोडिटी, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थीम है। MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ग्रोइंग सेक्टर, PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर, लिक्विड, मतलब ये सब थीमेटिक इंडाइसेस हैं। स्ट्रेटजिक इंडाइसेस, वैल्यू फंड्स, क्वालिटी 30, लो वॉलेटिलिटी, अल्फा, इस तरह कैसे बना रखे हैं इन्होंने इंडेक्स। तो ये सारे के सारे इंडेक्स होते हैं। अब मैं आपको सारे इंडेक्सेस का आज का दिखाता हूँ। वो जो डेटा था PPT में वो पुराना था, ठीक है। तो आज का देखते हैं। जब का डेटा था उस समय 10,000 चल रही थी निफ्टी, अब देखिए 15,000 क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो आज का ये डेटा है 9 जुलाई 2021। निफ्टी 50 का करंट प्राइस जो है, आज की क्लोजिंग आई है 15,689, यानी 15,690 मान सकते हैं। ये आज का हाई था 730 का, और आज का लो था 632। प्रीवियस क्लोज 727 था, यानी कि कल के क्लोज से नीचे बंद हुआ है, यानी कि माइनस में आज रहा। आज का मार्केट निगेटिव चल रहा था। तो देखो इसमें लिखा है परसेंट चेंज माइनस क्वार्टर% घट गया आज ये, ठीक है। 0.25% घटा हुआ है ये। निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लस ग्रीन है ये 0.17, रेड का मतलब निगेटिव,
ग्रीन का मतलब पॉजिटिव। तो प्रीवियस सर, हाँ जी सर जैसे नेगेटिव है तो उसका मतलब ये पूरे डे नेगेटिव रहेगा, एक नहीं पॉजिटिव नहीं 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 नहीं, क्लोजिंग नेगेटिव हुई है पूरे डे में तो ऊपर भी जा सकता है। अब जैसे प्रीवियस क्लोज देखो ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस क्लोज था 15,727 तो उसके ऊपर गया था, देखो जब हाई लगा था तो उसके ऊपर निकल गया था, प्रीवियस क्लोज के ऊपर निकल गया था। लेकिन फिर आज हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्लोजिंग देखते हैं क्लोजिंग कितनी आई। प्रीवियस क्लोजिंग ये थी और आज की क्लोजिंग क्या है, आज की क्लोजिंग ये है। तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये लगभग नीचे बंद हुआ है, तो नीचे बंद हुआ है, कितना नीचे हुआ है तो वो दिख गया यहाँ पे, तो इतना नेगेटिव हो गया। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जी बताइए सर, जो निफ्टी 50 का 15,689 रुपीज है, हाँ। उसको वो सर कहाँ से आया, मतलब उसका वैल्यू कहाँ से निकल रहा है? ये क्लोजिंग प्राइस है आज का। देखिए ये आज का पूरे दिन का ग्राफ है निफ्टी का, ठीक है, ये आज पूरे दिन का ग्राफ है। आज की ओपनिंग ये हुई 688 पे, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये एकदम हाई पे चला गया, ठीक है, फिर घूमते घामते घामते यहाँ पे बंद हुआ के, बंद कितने हुआ 689 पे बंद हुआ, तो 689 पे बंद हुआ तो 689 की क्लोजिंग आ गई। सर इसमें जो 50 शेयर्स लिस्टेड है मतलब निफ्टी 50 में, तो उस शेयर्स का जो वैल्यू होगा अगर कम होगा ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना निफ्टी 50? हाँ, ये जो क्लोजिंग हुई है, जो इसके रेट घटते बढ़ते हैं वो डिपेंड करता है रिजल्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 50 शेयर्स। परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी डायरेक्टली डिपेंड करता है रिजल्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 50 शेयर्स जो उसमें लिस्टेड हैं, जो उसके अंदर आते हैं। वो अगर अच्छा करेंगे तो निफ्टी प्लस में जाएगा, वो ऑन एन एवरेज में खराब करेंगे, उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ खराब कर रहे हैं, तो अगर खराब वाले ज्यादा होंगे अच्छे वाले कम होंगे तो निफ्टी नीचे चली जाएगी। अगर अच्छे वाले ज्यादा होंगे, अच्छा परफॉर्म करने वाले, खराब वाले कम होंगे तो ऊपर चली जाएगी। जैसे ये इसमें दिया है टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, तो गेनर्स कौन थे, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट, भारती, डिविस, और लूजर कौन थे, बजाज ऑटो, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस, एक्सिस। ये 4% बढ़ा, ये 3.5 बढ़ा, ये 2.5 बढ़ा, ये 2.5 बढ़ा, ये 2.5 2 के ऊपर बढ़ा, और घटने वाले तो बहुत कम है, ये खाली 2 है, ये 1 है, ये 1 है, 0 0 0। बढ़ने वाले ज्यादा भारी हो रहे हैं, तो ये मार्केट निगेटिव कैसे बंद हुई है? सर जो आज टॉप लूजर्स गए हैं उनमें से बड़ी कंपनीज है जिनके की प्राइस ज्यादा है, तो उनके कम परसेंट गिरने पे भी ज्यादा प्राइस नीचे गिरा है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें हर एक स्टॉक का वेट होता है, ठीक है, तो जो हैवी वेट है, तो हैवी वेट अगर घट गया और बाकी 10-15 बढ़ गए तो वो अकेले ही मार्केट को नीचे कर देगा। टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सब हैवी वेट स्टॉक्स हैं। तो अगर ये घटेंगे, ये 5 घट गए, 5-6 घट गए और बाकी 20-25 बढ़ भी गए, तो ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे, मतलब मार्केट फिर बढ़ नहीं पाएगी। 25 बढ़ जाए, ये 5 घट जाए तो मार्केट नीचे नेगेटिव ही हो जाएगी। ये आप डेटा आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आएगा। एक ये एडवांस डिक्लाइन भी आता है, वैसे एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से तो ठीक है, डिक्लाइन हुए 26 जैसे कि अभी हर्ष ने बताया था, तो और एडवांस हुए 24 मतलब बढ़े, ये ग्रीन वाले मतलब 24 स्टॉक बढ़े और 26 घटे, तो उस हिसाब से तो निगेटिव ठीक आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एडवांस वाले होंगे 20, 15, 10 और डिक्लाइन वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन वो एडवांस मार्केट प्लस में ही बंद हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये हैवी वेट ज़्यादा मैटर करते हैं। टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस, ये स्टॉक्स बहुत मैटर करते हैं, ये हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस उसके इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अगर इंडेक्स प्लस में रहेगा तो हम कहेंगे मार्केट बढ़ी, अगर इंडेक्स नेगेटिव में रहेगा तो हम कहेंगे मार्केट गिरी या घटी। और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जिस तरह से उसके इंडेक्स पे डिपेंड करती है, उसी तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस उसके स्टॉक्स पे डिपेंड करती है, जो स्टॉक्स उसमें हैं जिनसे मिलके वो बना है। और स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी होगी ये डिपेंड करेगी उसके वेट पे, उसका वेट कितना है। जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं वो अगर थोड़ा भी मूव करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट, सबसे ज़्यादा वेट 10.77%। एचडीएफसी बैंक, तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे हैवी वेट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, मोर देन 10% का वेट है, यानी कि लगभग 11% का वेट। एचडीएफसी बैंक अप्रॉक्स बराबर है दोनों का वेट। इन्फोसिस लिमिटेड 7.42। एचडीएफसी लिमिटेड, ये भी एचडीएफसी है, एचडीएफसी लिमिटेड इसका भी 7% का है, यानी एचडीएफसी ग्रुप
ग्रुप की बात बाद में करेंगे। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का 7%, 6.5% का। टीसीएस का वेट देखो कम है, 4.86 का। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन्फोसिस का वेट ज़्यादा है, टीसीएस का वेट कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी ज़्यादा है? टीसीएस तो टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, तो ये इसका वेट क्यों कम है? फिर आगे देखो, कोटक महिंद्रा बैंक 7 पोजीशन पे, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो। फिर नीचे वाले देखो, ये जीरो के नीचे चले गए हैं। IOC, गेल, कोल इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, श्री सीमेंट, सब जीरो के नीचे हैं, आधे %, 1%, आधे %, 1 पे हैं। यानी कि अगर आप ऊपर के 5-7 स्टॉक्स को ले लो, कितना हो जाएगा ये टोटल वेट? ऊपर के 5-7 स्टॉक्स ले लो तो लगभग 60% हो जाएगा। अगर आप टॉप 10 को ले लोगे 60-65% आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत के 10-11 स्टॉक ले लो, तो यानी कि ये 10-11 स्टॉक डिसाइड करेंगे कि मार्केट किधर जाएगी। बाकी 40 कुछ भी कर लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, HDFC की तीसरी कंपनी भी लिस्टेड है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और HDFC की एक चौथी कंपनी भी है, HDFC। चौथी कंपनी का क्या नाम है? HDFC की चारों कंपनियों के नाम कोई बताएगा? ध्यान से समझ लीजिए। HDFC बैंक 11% का वेट है, HDFC लिमिटेड, जिसको हाउसिंग डेवलपमेंट कहते हैं, उसी का पूरा नाम है, तो वो आपका 6-7% का वेट रखती है। फिर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी आधा 1% का वेट होगा, 1-2% का। फिर इसके बाद HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, वो निफ्टी 50 में है नहीं, लिस्टेड है लेकिन निफ्टी 50 में नहीं है, तो वो भी अच्छी कंपनी है। तो ये 4 कंपनियां हैं, ये चारों कंपनियां मिला दो तो निफ्टी का वेट जो है वो मतलब 20% लगभग कौन डिसाइड करता है? HDFC ग्रुप ही डिसाइड करता है अकेले कि मार्केट किधर जाएगी। ये 20% चलाने का काम किसका हाथ में है? HDFC के हाथ में। यानी TCS और रिलायंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है HDFC की। और आपको पता है HDFC चाइना ने किस शेयर को खरीदा था अभी जब गिरावट आई थी मार्केट में? HDFC लिमिटेड को खरीदा था, और इसके ऊपर मैंने हॉस्टाइल टेक ओवर, मतलब इंडिया की अच्छी कंपनी को कब्जा करना चाहता है। सर वो तो क्लियर हो गया, लेकिन वो टीसीएस इन्फोसिस वाला बता दीजिए क्या था आपको? सर अभी आपने पूछा था ना टीसीएस डबल मार्केट गैप की है, तो कम परसेंट वेटेज इन्फोसिस का ज्यादा है। होता क्या है, जिस स्टॉक का, जिस शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट शेयर ज्यादा होता है, फ्री फ्लोट शेयर ज्यादा होते हैं, उसका वेट ज्यादा होता है। और जिस स्टॉक के मैक्सिमम स्टॉक शेयर्स क्वांटिटी बड़े बिग हैंड्स में होते हैं और वो उसको मार्केट में फ्लोट नहीं करते हैं, उसका वेट कम होता है। इन्फोसिस के का फ्री फ्लोट ज़्यादा है टीसीएस के कंपैरिजन में। मतलब टीसीएस के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बड़े लोगों के पास हैं और वो बिल्कुल उसको ट्रेड नहीं करते हैं, वो उसको रखे हुए हैं कि हाँ बस ठीक है। जैसे साइरस मिस्त्री के पास ही पड़ा है 18%, वो उसको हिलाते नहीं है। इसी तरह से काफ़ी बड़ा चंग जो है वो बहुत बड़े लोगों के पास है, जो प्रमोटर हैं कंपनी के या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, वो उसको छूते ही नहीं है। तो मार्केट में फ्री फ्लोट बहुत कम है उसका। इन्फोसिस का फ्री फ्लोट ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्री फ्लोट ज़्यादा होने की वजह से उसका वेट ज़्यादा है। फ्री फ्लोट का मतलब ये कि जो मार्केट में शेयर्स जिनके जो फ्लोट कर रहे हैं, ट्रेडेबल शेयर्स, क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेबल शेयर्स, मतलब जैसे कि 100 शेयर टीसीएस के पास हैं, ध्यान से समझिएगा, और 100 शेयर इन्फोसिस के पास हैं, होते तो करोड़ों में हैं। लेकिन टीसीएस के 20 शेयर सापूर जी पालोन जी मिस्त्री ने ले लिए, साइरस मिस्त्री के पिताजी। 10 शेयर किसी एक प्रमोटर ने ले लिए, 20 शेयर किसी एक प्रमोटर ने ले लिए, 5 शेयर किसी एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने ले लिया। वो बिल्कुल इसको ट्रेड ही नहीं करते हैं कभी, 10 साल से उन्होंने अपने स्टॉक में रखा हुआ है, होल्डिंग में रखा हुआ, छू ही नहीं रहे हैं। और ये कंपनी ऐसी है जिसके शेयर जो कोई खरीद लेता है उसको छूता ही नहीं है, उसको उठा के वो बंद करके रख देता है डीपी में, जैसे लोग गोल्ड रख देते हैं। तो इसका फ्री फ्लोट कम है मार्केट में। इन्फोसिस का फ्री फ्लोट ज़्यादा है, ये रिटेल के पास बहुत है, एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा है, वो उसको ट्रेड करते रहते हैं, खरीद बेच करते रहते हैं। तो इसकी वजह से फ्री फ्लोट ज़्यादा होने की वजह से इन्फोसिस का वेट ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा अब आप लोग बोलिए, कुछ आप क्वेश्चन पूछिए। सर आपने पूछा था कि अगर निफ्टी और एक बैरोमीटर माना जाता है तो अभी इकोनॉमी तो इतना ग्रो नहीं हो रहा है, तो स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, वो क्वेश्चन। राइट, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर किसी को देना है? सर उसको हमने देखा था, हाँ, तो उसमें तो मुझे जो मिला, एक तो
लास्ट 1 ईयर में बहुत सारा नया इन्वेस्टर आया है, बहुत सारे नया डीमेट अकाउंट खुले हैं और बहुत सारा सर फॉरेन कंपनी ने इंडिया के कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो वो 2 ही रीजन मुझे मिले थे। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ये दोनों वैलिड रीजन है। देखिए, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है इंडेक्स। इकोनॉमी खराब हो रही है, लॉकडाउन चल रहा 2 साल से, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की सैलरी मिल नहीं रही है, सरप्लस मतलब जो उनको डिस्पोजेबल इनकम है वो मिल नहीं रही है, फिर भी स्टॉक मार्केट हाई पे हाई लगाया जा रहा है। तो ये कैसा है बैरोमीटर है कि मार्केट ऊपर जा रही है और इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो बैरोमीटर तो इकोनॉमी की डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो उसका बैरोमीटर भी नीचे ही जाना चाहिए। क्या इकोनॉमी वापस वाकई में ऊपर जा रही है बैरोमीटर के हिसाब से? तो ऐसा क्यों है फिर? ये मतलब ये तो फिर गलत बता दिया कि इकोनॉमी बैरोमीटर होता ही नहीं है, मतलब तो गलत था ये तो फिर। सर इंडेक्स अच्छा, तो सबसे पहले तो यही बात आती है ना, सबसे पहले यही बात आती है कि जब यार उसमें सिर्फ 50 कंपनी है और हिंदुस्तान में 5 लाख कंपनियां होंगी तो हम उसको बैरोमीटर कहते ही क्यों हैं? यहीं पे बात खराब हो गई ना। तो बैरोमीटर है ही नहीं, यानी कि वही तो मैं कह रहा हूँ। तो या तो बोलो कि बैरोमीटर नहीं है, वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमी को? ना वो कंपनी के क्वांटिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, ना लोगों की पॉकेट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, ना लोगों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? कहाँ बैरोमीटर है वो इकोनॉमी का? मैं यही तो कह रहा हूँ। ये बोलो फिर आप, नहीं तो प्रूफ करो कि है तो ऐसे है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे है वो, कहाँ बैरोमीटर है, मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और कोई कुछ और नया पॉइंट बताइए। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा इसमें समझने में। पहली बात, फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक डेटा ये दिया था, इसी आप लोगों को ही बताया मैंने, मुझे अच्छे से याद है लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक डेटा दिया था कि अगर हिंदुस्तान में 5 लाख कंपनियां काम कर रही हैं और निफ्टी में 85 कंपनियां हैं खाली, लेकिन अगर आप निफ्टी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में मिलाओगे तो वो जो 5 लाख कंपनियां होंगी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 की मार्केट कैपिटलाइजेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। वो 5 लाख कंपनियां मिलके निफ्टी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की 20-30% भी नहीं हो पा रही होंगी, और वो सिर्फ 50 कंपनियां, एक एक कंपनी 10-10 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है। और 10 लाख करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, 10-20 देशों की सारी कंपनियों को मिला दो तब भी वो अकेले रिलायंस इंडस्ट्री के बराबर नहीं कर पाएगी। फिर अगले 10 राज्यों की सारी कंपनियों को मिला दोगे तो अकेले टीसीएस की बराबरी नहीं कर पाएगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में ये जो 50 कंपनियां हैं वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के साइज को रिप्रेजेंट कर रही हैं लगभग। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि सिर्फ 5-7 कंपनियां पूरे इंडेक्स को चला रही हैं, बाकी वो 40 कंपनियां तो फर्जी हैं, मतलब वो खाली उनको रखा गया है बस, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है नहीं घटाने बढ़ाने में मार्केट को। ठीक है, उसी तरह से वो बची 5 लाख कंपनियां, ये 50 कंपनियों के जो बाहर हैं, 150 कंपनियों के बाहर की जो कंपनियां हैं वो तो और ही निग्लिजिबल हैं, साइज में भी और परफॉर्मेंस में भी, कंट्रीब्यूशन में भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी, सभी चीज़ों में। ठीक है, तो इसलिए भी पहली बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में निफ्टी 50 जो है वो इकोनॉमी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ले लो, लगभग कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती होगी? आपको क्या लगता है? 4 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है खाली एक कंपनी। ऐसे ही रिलायंस के पास भी लाखों लाख एम्प्लॉई हैं। ठीक है, तो टाटा ग्रुप ही अपने आप में, मतलब टाटा की एक कंपनी 4-5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है अक्रॉस द ग्लोब। बाकी कंपनियां अगर मिला लो टाटा ग्रुप में तो वो काफ़ी ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। फिर इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है, और ये जो टॉप के 1 करोड़ एम्प्लॉई हैं, मतलब 5 लाख यहाँ पे करते हैं, इन 50 कंपनियों में जो काम करते होंगे 40-50 लाख जो एम्प्लॉई होंगे, वही मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इनकम टैक्स में, क्योंकि उन्हीं की सैलरी, उन्हीं का पैकेज जो होता है वो 50 लाख 25 लाख इसी तरह के पैकेज मिलते हैं इन्हीं कंपनियों में। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, यही कंपनियां इस तरह के पैकेज देती हैं। और कौन देता है? अपने का कानपुर में कोई दुकान में वाला क्या दे रहा होगा? क्या 10 लाख 20 लाख का पैकेज? तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, इनकम टैक्स में, प्रोडक्ट
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D फैसिलिटीज में, CSR में, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजों में इन्हीं कंपनियों का 50 कंपनियों का 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फिर जब कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करता है तो हमें पता है पिछले 1-2 साल में मोटा भाई अंबानी की कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये नहीं बड़ी कंपनियों में सब इन्वेस्टमेंट हुआ है। 1.5-2 लाख करोड़ तो खाली मोटा भाई ले गए, बाकी और ये जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने किसी किसी के साथ टाई अप कर लिया। छोटी कंपनी में कौन इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है? तो यानी कि जो फॉरेक्स मिल रहा है, जो FDI आ रहा है, वो भी इन्हीं के पास ही आ रहा है। तो यानी फिर से वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, सारा तो उन्हीं के पास ही चला जाता है। इस तरह से अगर हम ओवरऑल हर एक पैरामीटर को 1 by 1 कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यही 50-100 कंपनियां जो टॉप कंपनियां हैं वही काफ़ी हद तक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, तो अब ये सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है क्या ये जो स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चला गया और हमें ये लग रहा है कि 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या वाकई में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है इंडियन सिटीजन्स की, जैसा कि टीवी चैनल वाले बता रहे हैं? अगर हम डायरेक्टली देखें सोसाइटी को और इस तरह में, क्या वाकई बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है? जीने मरने वाली स्थिति पे आ गए हैं क्या इंडियन? 2 साल से बंद है सब कुछ। कुछ सेक्शंस पे ऐसा हुआ है। वेरी फ्यू। अर्पिता, आप किस सेक्शन की बात करी मुझे बताइए। एज इन डेली वेजेस वर्कर का कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा, ठीक है, तो डेली वेजेस की बात करते हैं। तो डेली वेजेस वाले में ये होता था वो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। अभी क्या है कि अब काम वाम उनको नहीं मिल रहा, तो यानी कि पिछले 2 साल से अगर वो भूखे होंगे तो अब तक कम से कम 40-50 करोड़ लोग तो मर चुके होते हैं। नहीं सर, काफ़ी सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि फ्री राशन सिस्टम है और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी जगह पर फ्री किया गया है डेली वेजेस वर्कर के लिए। तो देखो, डेली वेजेस वाले को क्या चाहिए होता था? दिन भर वो काम करता था, शाम को पेट ही तो भरना है उसको, तो गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है तुम ले लो, खाना खाओ, बैठ के घर पे ही खा लो। अच्छा नहीं खा पाओगे लेकिन मरोगे नहीं, जिंदा हम रखेंगे, पेट भर जाएगा, और थोड़ा बहुत काम भी कर लेगा। ऐसा नहीं है काम बंद हो गए हैं। जो रोड साइड वेंडर्स थे, वेजिटेबल सेलर थे, फ्रूट सेलर थे, और लोगों ने घर के अंदर अंदर ही कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर रखा है, ऐसा नहीं एकदम बंद कर दिया है। और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें थी तो वो उनकी चल रही हैं, तो उनको कोई इतना भयानक मेजर इम्पैक्ट नहीं है। और ज़्यादातर जो लेबर थे वो गाँव को बिलोंग करते थे, क्योंकि हमें पता है इंडिया इज स्टिल नोन एज एग्रेरियन इकॉनमी। तो हमारी 60% जनसंख्या तो रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया में रहती है, और 50-60% इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। और उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, और उनका इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। उनका काम क्या था कि खाली बस अपना पेट भरते थे और वो अनाज उगाते थे। तो अनाज उन्होंने और ज़्यादा उगा दिया। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 15 से बढ़ के 18-20% पहुंच गया। अनाज उन्होंने और ज़्यादा उगा दिया, लेकिन अनाज उगाने से हमारी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो वो अपना पेट भर रहे हैं, मतलब उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और क्रॉप यील्ड अच्छी हुई है, मॉनसून भी अच्छा जा रहा है पिछले 3-4 साल से, तो बहुत ज़्यादा मेजर डेंट नहीं आया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिए फार्मर्स को, लेबर क्लास को। सब्सिडी ट्रांसफ़र वाली लगा रखी है स्कीम, खाने वाली फ्री में दे रखी है स्कीम, बाकी थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं वो। तो इस तरह से इतना कोई भयानक इम्पैक्ट नहीं आया कि जैसे पहले होता था, अकाल पड़ते थे लोग, लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे, पॉपुलेशन कम हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग मरे तो वो मरे बीमारी की वजह से ही मरे। और इसमें एक थोड़ा सा ऐसा पॉइंट मैं बोलूँगा कि हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जो इस तरह के पैंडमिक आते हैं ये लॉन्ग टर्म में इकॉनमी के लिए और प्लैनेट के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी छोड़ के जाते हैं, सब निगेटिव ही नहीं होता है। कोई बता सकता है वो पॉजिटिव क्या होता है? पैंडेमिक किस तरह से पॉजिटिव हो सकता है किसी इकॉनमी के लिए या किसी कंट्री के लिए? बासु आप बताइए पहले। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। अरे वो तो जब होगा तब होगा, ठीक है। रिडक्शन इन पोल्यूशन, नहीं इनोवेशन, पोल्यूशन, और कुछ? Sir, it encourages online businesses that usually deals on
online basis like Paytm and इनोवेशन बढ़ गया, पोल्यूशन कम हो गया, इनोवेशन हुआ तो पोल्यूशन तो फिर से आ जाएगा। खैर आप प्रीतम आप क्या सर बता रहे नेचर को हैं? रिचार्ज होने का टाइम मिलेगा। सर नया नया तो इनोवेशन हुआ है और बहुत सारी कंपनी ने अपना जो वर्किंग प्लान था उसको भी चेंज किया कोविड के दौरान, क्योंकि जैसे मैक्सिमम कंपनी था कि जो अपना ऑफिस रेंट लेती थी, तो कोविड के टाइम में उनको लगा कि वर्क फ्रॉम होम ही हो सकता है, तो आज भी वो कंपनी उसमें यूज कर रहा अब वो है हमेशा अपना करेंगी, रेंट। अब उनको पता चल हाँ, गया, ये वो सर। हमेशा वैसे ही करेंगी। बहुत फायदा हो गया तो जो कंपनी अपना वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही करा रहे हैं। हाँ, अब वो आप फ्यूचर में भी वर्क फ्रॉम होम ही कराएंगे। उनको पता है इतना पैसा बच गया मेरा, और ये फायदेमंद है, काम पूरा होता है, सब कुछ ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, आपने देखा होगा, आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुना है इस थ्योरी के बारे में? दूसरी जीवात जीवोत्पत्तिवाद कहते हैं उसको। और आप ये देखते होंगे कि जो उस तरह के जानवर होते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, ठीक है, पैंथर, क्रोकोडाइल, स्नेक, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो उनके बच्चे जो होते हैं शुरुआत में तो कई सारे होते हैं, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली एक ही दो सरवाइव कर पाते हैं। कभी कभी तो शेर ही अपने बच्चों को मार देता है, जो घिसट रहा होता है या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है वही मार देता है उसको। आपने देखा है इस तरह के नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी वगैरह चैनल पे इस तरह की चीजें देखी हैं? नागिन अपने बच्चों को ही खा जाती है, बहुत सारों को। कुछ बचते हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीले या इस तरह के होते हैं। तो यानी कि जब नेचर हम लोगों का सफाया करती है तो वो क्या करती है, वो कमज़ोर को ख़त्म कर देती है, और जो फिट होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, और वो उनके बाद जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें जो जीन्स होती हैं वो और स्ट्रॉन्ग जाती हैं। तो इस तरह के जब फेमाइन आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं, ड्रॉफ होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसमें जो स्ट्रगल करके जो जीवित बचते हैं वो होते हैं मतलब सुपर ह्यूमंस। वो उस वायरस पे, उस टफ कंडीशंस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि उनकी आने वाली जनरेशन भी स्ट्रांग होती हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी बीमारियां होती हैं, जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से नेचर के ऊपर का लोड बहुत ख़त्म हो जाता है। तो नेचर इस तरह से अपने आप को रिफ्रेश करती है, और ये जो सिस्टम है उसका, ये करने का, इसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल ह्यूमंस और स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्रकृति का तरीका है एक तरह से ज़्यादा स्ट्रांग जनरेशन पैदा करने का। अगली पीढ़ी और स्ट्रांग होगी, कमज़ोर ख़त्म हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही चला आ रहा है। जो अपने आप को नई चैलेंज, नए पॉसिबिलिटीज़, नए खतरों से खेल के आगे बढ़ेगा वही बचेगा, बाकी कमज़ोर मर जाएगा। जंगल में यही होता है ना, 3-4 बच्चे होते हैं शेर के, 1-2 मर जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, वो सर्वाइव कर पाता है। यस और नो? आग लगती है जंगल में, कमज़ोर जानवर जो भाग नहीं पाते हैं। जब देखो शेर दौड़ाता है, तो शेर जो दौड़ाता है तो सबसे पहले कौन मरता है? जब चेस करता है वो हिरन को या भैंसे को या किसी को भी, सबसे पहले कौन मरता है? जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जो बच जाता है वो यानी स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से ये होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये तो चलता ही रहेगा। शायद आपको थोड़ा सा ऑड लगा होगा, लेकिन हकीकत यही है। आप लोग का क्या ओपिनियन है? बात से सहमत है कि नहीं है? कंप्लीटली सर। ठीक है, तो इसी नोट पे हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी जो चैम्पियंस होते हैं, जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, शुरू में बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, सारे पैसे गंवा देते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं, फिर कहते हैं मार्केट ख़राब है। और जो पूरी तैयारी के साथ, पूरी एक्सरसाइज करके, अच्छे से पढ़ाई करके और उसके बाद आते हैं, और वो फिर लंबा समय तक टिकते हैं।